नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। सबसे पहले दो बेहतरीन अदाकार, दो बेहतरीन कलाकार जिनको हमने खोया, ऋषि कपूर साहब और इरफान खान, एक एक दिन के अंतराल पे मृत्यु हो गई। मतलब एक ऐसा वो जो जिनको बहुत समय तक हम लोग याद रखेंगे, और शायद दोनों ऐसे अदाकार थे जिन्होंने दिलों पे राज किया था। अपना आज की तारीख के जो दुनिया की फिगर्स हैं कोरोना की, संक्रमित लोग पूरे दुनिया भर में 33,08,000 हो गए हैं। मृत्यु उनमें से 2,34,000 लोगों की हुई है। हिंदुस्तान जो करीब 1% इनका चल रहा था, वो थोड़ा 1% से कुछ 0.00 कुछ आगे हो गया है। अब हिंदुस्तान में 35,043 लोग संक्रमित हैं, और हिंदुस्तान जो 15वें नंबर पे था दुनिया में संक्रमण के हिसाब से, वो अब 16वें नंबर पे आ गया। पेरू शायद इससे ऊपर हो गया है। तो वी आर द 16th लार्जेस्ट इन्फेक्टेड पीपल इन द वर्ल्ड। डेथ हमारे यहाँ 1154, 1154, और टेस्ट जो हमारे हुए हैं अभी तक, वो नंबर्स में तो ज़्यादा लग रहा है, 9,02,654, 9,02,654, लेकिन पर मिलियन जो है, पर 10 लाख पे वो गिनती आ रही है 654। उन 16 देश में जो, मतलब हमें और हमसे ऊपर जो 15 हैं, इन सारों में हमारी सबसे खराब फिगर है पर मिलियन के हिसाब से। वी आर एट द लोएस्ट अगेन। उन 16 देशों में हम सबसे पीछे हैं जहां तक टेस्ट कराने की बात है। नए केसेस जो थे कल के दिन 30 अप्रैल को 1,801, मतलब अभी तक के सारे दिनों में चौथा सबसे हाईएस्ट नंबर हिंदुस्तान में। डेथ लेकिन कल 75 हुई, विच इज़ द मैक्सिमम। मतलब जब से ये हुआ है तो मैक्सिमम डेथ एक दिन में 75 कल हुई। आज का दिन एक मामले में बहुत ही अभूतपूर्व है। आज मे डे है। मे डे को जनरली मई दिवस, लेबर डे, इस तरह से याद किया जाता है। हम सब लोगों के जो जिस विधा को हम लोग और जिस फिलॉसफी को हम लोग करते हैं, उसके एक बड़े नेता मधुलिमय जी का आज जन्मदिन है। उसकी चर्चा किसी और दिन कभी डिटेल में करेंगे। मे डे का एक अजीब सा ये मिसनोमर भी एक चीज़ समझ लीजिए कि मे डे 1 मई को माना जाता है और दुनिया भर के मजदूरों के लिए इसको कहा जाता है कि भाई मजदूर दिवस है। लेकिन ये जहाँ से शुरू हुआ वो मैं जरा आपको बता दूं, ये अमेरिका के शिकागो शहर में हे मार्केट अफेयर या हे मार्केट मैसेकर या हे मार्केट था शिकागो में। वहाँ पे लेबर्स इकट्ठा हो रहे थे। उनकी मुख्य मांग ये थी कि 8 घंटे ही की ड्यूटी रहे, और उस पर चलते कुछ बम फूटा और फिर पुलिस की गोलीबारी हुई, उसमें काफ़ी लोग मरे थे। ये सारा प्रदर्शन 4 मई 1886 में हुआ था। लेकिन उसकी याद में बजाय अब 4 मई को 1 मई क्यों कर दिया गया है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। लेकिन उसी की याद में ये 1 मई एज लेबर डे मनाया जाने लगा। हालांकि दुनिया के बहुत से और देशों में ये नई ऋतु के आगमन का भी दिन होता है जब मे डे के रूप में मनाते हैं, लेकिन हम सब लोग जो इसको जानते हैं एज अ लेबर डे। जब हम लोग लेबर की बात कर रहे हैं तो सबसे पहली बात अभी आ रही है जो हमारे लिए सबसे इस समय, किसान तो है ही, वो तो किसान के लिए एक मुश्किल दौर है, लेकिन एक उससे भी मुश्किल दौर शायद अभी इस समय जो हमारे माइग्रेंट लेबर्स हैं, जो कामगार मजदूर हैं, जो अब रोजी रोटी कमाने अपने घर से दूर गए हुए हैं। और इस पर भी मैं मुख्य रूप से क्योंकि ये मोरलेस बाकी जगह तो एप्लीकेबल होगा, लेकिन जो बड़े रूप में जो समस्या है वो यूपी और बिहार की है। ये एस्टिमेटेड है कि अभी भी करीब 40 लाख लोग यूपी बिहार के बाहर फंसे हुए हैं। इनकी फिगर्स में 27 लाख बिहार के हैं और करीब 13 लाख उत्तर प्रदेश के मजदूर हैं। मूल रूप से ये लोग बम्बई, दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु, केरल, इन जगहों पे फंसे हैं। मैं आज बात, क्योंकि यूपी की बात कई बार हो चुकी है और यूपी काफ़ी कुछ लोगों को लाने की कोशिश भी किया है, लाया भी है। कुछ कामगार पैदल चल रहे हैं। आज भी यूपी के मुख्यमंत्री ने कहा है कि भाई कोई जहाँ है वहाँ रहे, हम सबको लेके आएंगे। उन्होंने इस तरह का वादा किया है। बिहार की अजीब सी स्थिति है, क्योंकि बिहार में मुझे इसलिए अजीब सी है कि बिहार का मुख्यमंत्री जो हैं वो इंजीनियर हैं, सुशासन बाबू कहलाते हैं, पढ़े लिखे हैं। लेकिन उनकी तरह से ये एकदम से ये निष्क्रियता क्यों रही, या उन्होंने कोई एक्शन अभी तक ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं ले रहे हैं, इसका कारण समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि बिहार के करीब करीब 27 लाख माइग्रेंट लेबर और 9,000 उनके स्टूडेंट्स जो कोटा में फंसे हुए हैं, उनका भाई स्टूडेंट्स भी वापस आना चाह रहे हैं। यूपी ने अपने स्टूडेंट्स को बुलाया है कोटा से। अब इसमें से बिहार ने आइडेंटिफाई भी किए हैं, क्योंकि ये बिहार की सरकार के अपने डेटाज हैं। बिहार सरकार के अनुसार अभी तक उन्होंने 17 लाख को एक बार में और फिर 5 लाख लोगों के
अकाउंट में जो माइग्रेंट लेबर्स है, मैं माइग्रेंट लेबर बार बार कह रहा हूँ, 1,000 रुपया हर एक के अकाउंट में डाला है। तो एक करीब 21-22 लाख तो उनके पास आइडेंटिफाइड नंबर्स हैं कि वो जहां जहां उन्होंने ये पैसे डाले हैं। अब 1,000 रुपया इस 40 दिन के लॉकडाउन में 25 रुपया रोज के हिसाब से ये मतलब कितना क्या करेगा और किस लेबर को कितनी राहत देगा वो एक अलग बात है, लेकिन ये 1,000 रुपया उसमें डाला गया है। थोड़ा बैकग्राउंड इसलिए देखते चलिए क्योंकि आज हम सब लोग जिस दौर में हैं वहाँ हर चीज़ में थोड़ा इलेक्शन भी दिमाग में रहता है, मतलब हर चीज़। और बिहार में तो इलेक्शन अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन हो जाना है, अगस्त सितंबर में वहाँ आचार संहिता लग जाएगी। तो अब बमुश्किल 3-4 महीने के अंदर वहाँ मतलब इलेक्शन का ऑलरेडी माहौल बन रहा है। तो बहुत से जो वहाँ के निर्णय हो रहे हैं वो इलेक्शन को भी ध्यान में रख के लिए जाएंगे, कोई माने और चाहे ना माने। जल्दी से आपको एक क्विक वो बिहार के असेंबली में 243 सीटें हैं, उसमें से जनता दल यू जिसके नीतीश कुमार वो अध्यक्ष हैं उसकी 70 विधानसभा सदस्य और बीजेपी के 54, बाकी लोगों को मिला के 131 की मेजॉरिटी के साथ ये वहाँ पे राज कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो ऑपोजिशन है वो आरजेडी लालू यादव वाली, उसके 80 और कांग्रेस के 26, बाकी लोग मिलके 111 हो रहे हैं जो विपक्ष के बैठे हैं। एक आदमी एक वेकेंट है। जल्दी से बता दूं, ये जब इलेक्शन हुआ था 2015 का, उसमें नीतीश, लालू और कांग्रेस एक साथ इलेक्शन लड़े थे और उसके बाद इन लोगों ने सरकार बनाई थी। फिर नीतीश जी ने लालू का साथ छोड़ा और तुरंत इनको बीजेपी का साथ मिला, मतलब कुछ घंटों के अंदर ही साथ मिल गया, बल्कि कुछ मिनटों में या कुछ घंटों में साथ मिल गया। और 27 जुलाई 2017 को नीतीश जी ने 6ठी बार मुख्यमंत्री की शपथ ली। मेरे पास अभी मैंने इसको चेक नहीं किया है क्योंकि अभी आया तो मैं आपसे शेयर कर लूँ। मेरे हिसाब से ये भी शायद रिकॉर्ड होगा कि कोई व्यक्ति 6ठी बार मुख्यमंत्री बन रहा हो। मतलब अगर बहुत से लोग 6-6 बार कहाँ टर्म, लेकिन इन्होंने 6ठी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नीतीश जी पहला स्टैंड शुरू से ये ले रहे हैं कि भाई ये तो सेंटर ने कहा था कि कोई स्टेट की बाउंड्री नहीं वो होगी, क्रॉस करेगा, तो मैं तो इस वजह से मैंने नहीं किया। और उनका अभी भी ये मानना है कि इसके लिए स्टेट की जगह सेंटर, केंद्र सरकार कोई एक नीति निर्धारण कर दे कि इन माइग्रेंट लेबर्स को कैसे लाना और वो सब स्टेट उसको माने। दिक्कत कहाँ हो रही है, जैसे उत्तर प्रदेश ने, वेस्ट बंगाल ने, कुछ स्टेट्स ने कुछ प्रोएक्टिव होके अपने कुछ माइग्रेंट लेबर्स को बुलाए हैं, कुछ बसें लगा के लोगों को किए, कुछ कुछ किया गया है, वो कुछ भी बिहार में नहीं हुआ है। तो अब वो एक मतलब बहाना कह लीजिए या नीतीश कुमार का एक जनरल स्टैंड ये है कि भाई ये तो सेंटर ने कहा था इसलिए मैंने इसको माना। बिहार के फिगर इस समय जो हैं एज ऑन डेट, वहां पे टोटल 392 लोग संक्रमित हैं, उसमें से 65 लोग मतलब स्वस्थ होकर जा चुके हैं और 2 डेथ हैं। मुझे ये लगता है कि इसका एक बड़ा कारण यह है कि अगर आप इसको जरा बड़े कैनवस पे देखिए तो आप देखेंगे कि मुंबई, दिल्ली और गुजरात, यहाँ पे नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं। ये पहले हिंदुस्तान के पहले 3 जगह यहाँ हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग संक्रमित हैं। इट्स अ वेरी कॉमन नॉलेज कि ये सारा कुछ जो हमारे माइग्रेंट लेबर हैं जो बड़ी बदहाली की दशा में वहाँ रह रहे हैं, शायद एक बड़ा कारण वो लोग भी इस नंबर्स को बढ़ा रहे हों मुंबई में, दिल्ली में और गुजरात में। अब बिहार की चुनौती क्या है? बिहार की पहली चुनौती तो ये है कि अगर ये 27 लाख आ जाएंगे तो लोग हैंडल कैसे करेंगे। भाई बाकी लोगों ने, जैसे उत्तर प्रदेश में मैं एक चीज़ कहूँगा, सब कुछ हमारे यहाँ पे बहुत दिक्कत होती है, सब कुछ होती है, लेकिन ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में सारे जिलों में कुछ ना कुछ काम हुआ है, कुछ एक आइसोलेशन वार्ड्स बन गए हैं, क्वारंटाइन बन गए हैं, वो कुछ हुआ है। इस तरह की वहाँ कितनी तैयारी बिहार में हुई है ये तो जब वहाँ मतलब ज़्यादा लेबर आएंगे तभी पता लगेगा। दूसरा क्या है कि बिहार की स्वास्थ्य सेवाएं की बुरी हालत है, बुरी मतलब बुरी हालत है। तो शायद एक कारण ये भी रहा है, थोड़ी रिलक्टेंस की प्रोएक्टिव होकर इनको वापस लाने की एक कारण ये भी रहा है मेरे हिसाब से। अच्छा, अब दूसरा क्या हो रहा है कि कल ही वहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुशील मोदी जी ने कहा कि भाई जब तक ट्रेन नहीं चलेंगे हम इतने ज़्यादा लोगों को कैसे ला सकते हैं। ठीक बात भी है, अगर 27 लाख लोगों को आपको लाना है तो ये बस के भरोसे नहीं आ सकता है, आपको ट्रेन चलानी पड़ेगी। अब ट्रेन चलाने के लिए बहुत से राज्यों ने सेंटर को कहा है, झारखंड ने कहा है, केरल ने कहा है, बिहार ने कहा है, पंजाब ने कहा है, तेलंगाना ने कहा है, राजस्थान ने कहा है, ये सारे लोगों ने कहा है कि भाई हमें ट्रेन चाहिए और बिना ट्रेन के इतना बड़ा मूवमेंट नहीं हो पाएगा। केंद्र अभी तक इस पे चुप है। वो क्यों नहीं ट्रेन चलाना चाह रहा है? क्योंकि मेरे साथ के जो रेलवे के अधिकारी हैं, हम लोग उसको लाइव में भी कई बार कर चुके हैं, उनका ऐसा मानना है कि ट्रेन इज़ दी ऑप्शन। और भाई जनरली मान ले 23-24 डिब्बे लगते हैं, इसको एक रेक बोला जाता है।
अब इस समय तो आपको कोई प्लेटफॉर्म तो चाहिए नहीं, आप इसमें 2 इंजन लगा के, डबल इंजन लगा के इसको दुगनी करिए। मतलब एक ही जो ट्रेन है, अगर सोशल डिस्टेंसिंग भी करनी है तो एक एक बर्थ खाली करके भी 2 रेक बना दीजिए। मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं जो मेरी साधारण बुद्धि से मैं बोल रहा हूं। और जैसे आप जब ये जो मजिस्ट्रेट चेकिंग होती है तो आप रास्ते में लोगों को रोक के नहीं खड़ा कर लेते हैं, पुलिस खड़ी हो जाती है। और तो ट्रेन का पहले से पता रहा है इतने बजे आएगी, ट्रेन प्लेटफॉर्म पे अगर ना भी हो तो सब लोग रोक लें, उनको एक उससे ले जाके वहां से लास्ट माइल जो है वो बस से ले जाके जहां पे भी आपको आइसोलेशन में रखना है और उसके बाद उनकी चेकिंग करनी हो कर लीजिए। लेकिन बिना मेरे ख्याल में ट्रेन के इतना बड़ा मूवमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि इलेक्शन सामने है नीतीश जी के। अब वो 3-4 चीजों पे जिनको, क्योंकि अब वो लोग इलेक्शन में तो ये इश्यूज होंगे ही होंगे। शराबबंदी नीतीश कुमार जी ने की थी, जो मेरे हिसाब से एक बहुत ही साहसिक और सराहनीय प्रयास था। लेकिन शराबबंदी जहां पे भी हुई है, शराबबंदी के नाम पे आपको वोट कम मिलते हैं शराबबंदी के अगेंस्ट, मतलब जिनको इससे, क्योंकि पीने वालों के अलावा इससे बहुत से लोगों का व्यवसाय भी खराब होता है, तो वो ग्रुप ज्यादा होता है। मतलब ये कोई ऐसा पॉपुलर कदम नहीं है जिसपे उनके वोट बढ़े। मेरे ख्याल में इससे उनके वोट घटेंगे ही घटेंगे। दूसरा, उनका एक मुजफ्फरपुर बालिका वो जो कांड हुआ था जिसमें बच्चों का, लड़कियों का कैसे यौन शोषण होता था, उसकी भी जवाबदेही होगी वो कहीं ना कहीं। एक अभी रिसेंट टाइम्स में जो पटना में बाढ़ आई थी, उसमें बहुत अच्छे ढंग से एडमिनिस्ट्रेशन ने काम नहीं किया था, तो वो इशू भी होगा जो कहीं ना कहीं एड्रेस करना होगा नीतीश जी को। और एक बड़ा इशू इस बार प्रबंधन के लिए उनके पास प्रशांत किशोर नहीं है, और प्रशांत किशोर उनके पास ही नहीं है। प्रशांत किशोर दूसरे पाले में जाके उनको चैलेंज करेंगे, और प्रशांत किशोर के साथ कन्हैया कुमार और आम आदमी पार्टी, अगर ये इस तरह का कुछ होता है तो थोड़ी इनको दिक्कत हो सकती है। हालांकि उनको ऐसा लगता है कि भाई जैसे अब सब लोग मोदी जी के नाम पे वोट दे रहे हैं, सब लोग मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं, तो शायद थोड़े वो भी इस मामले में संतुष्ट हैं और रिलैक्स्ड हैं कि अल्टीमेटली जब होगा तो मोदी जी के नाम पे ही वोट मिलना है। क्योंकि एक चीज़ और है, नीतीश जी को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, वो एक सेंस लेते हैं, तो बिल्कुल वो ठीक से सेंस कर लिए हैं कि बीजेपी का जो शिवसेना के साथ तो उन्होंने किया और शिवसेना उनसे चिटक के दूर हो गई, बीजेपी मेरे हिसाब से अभी बिहार में अफोर्ड नहीं कर सकती है कि नीतीश उनके साथ न रहे। तो अगर जिस समय सीट की बार्गेनिंग होगी या कुछ होगा तो नीतीश विल बी एट द ड्राइविंग सीट। नीतीश अगर कुछ ज़्यादा भी मांगेंगे सीटें या कुछ ज़्यादा चीज़ें भी मांगेंगे तो उनको मिलेगा। अभी देखिए इलेक्शन तो दूर है, अभी पैकेज के रूप में या कैसे कैसे वोटर को लुभाया जाता है, ये आने वाला समय बताएगा। चलते चलते जल्दी से एक बात, हिंदुस्तान की पूर्व स्वास्थ्य सचिव कन्नूरू सुजाता राव, जो करीब 36 साल की सर्विस में 20 साल उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं में गुजारे, आज एक बड़ा उस पर उनका इंटरव्यू भी है टेलीग्राफ में, उन्होंने कुछ बातें कही हैं और वो हम और आप उसको थोड़ा समझ लें तो अच्छा रहेगा। पहली चीज़ तो उन्होंने कहा है कि 4 घंटे की नोटिस जो लॉकडाउन हुआ है ये कुछ बहुत ही जल्दी वाला था और इस वजह से बहुत सी हम लोगों को समस्याएं आई हैं। वो एक चीज़ पे वो बहुत जोर दे रही हैं, वो ये कह रही हैं कि हिंदुस्तान में इस तरह की समस्याएं पहले आ चुकी हैं, जैसे चेचक, पोलियो और HIV, इससे हम लोग लड़े हैं और इस पर हम लोगों ने ठीक से कंट्रोल भी किया है। दूसरा वो कहती हैं कि जो वायरल रीसेंट टाइम्स के रहे हैं, वायरस इस तरह के जो मतलब ये रोग जो रहे हैं जिसको हम लोग वायरल फ्लू या कुछ कहते हैं, उसमें सार्स, H1N1 वाला फ्लू जो आया था, जीका और निफा की बात भी करते हैं कि ये सारे हम लोग के रीसेंट टाइम्स में हैं, जो हम लोगों के पास रिकॉर्ड भी है और हम लोगों के पास वो अनुभव भी है कि इसको कैसे इससे लड़ा जाता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए वो ये कह रही हैं कि एब्सेंस ऑफ एपिडेमोलॉजिस्ट, जो इस एपिडेमिक का जो विशेषज्ञ होता है उसकी कोर टीम में ना मौजूदगी उनको हैरान कर रही है। उनका कहना है कि वो ज़्यादा ढंग से, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड है, हमने इसको पहले भी इसका अनुभव है, तो वो अगर रहेगा तो वो बेटर वो रहेगा। दूसरा उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से जितनी जल्दी आप बाहर निकलिए बहुत आवश्यक है, और ये हम सब लोगों को लग रहा है कि अब लॉकडाउन से बाहर निकलना है। क्योंकि एक अच्छी बात जो है, जो अब समझ में आ रही है कि ये सब वायरस से लड़ने का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बना हुआ है। ये पता है कि मास्क, टेस्टिंग, डिस्टेंसिंग, ये सब इसके हैं। अभी तो मान लीजिए हाथ धोने का और ये सब ज़्यादा हुआ, लेकिन ये कहीं पे भी जब फ्लू आता था तो होता था भाई इस आदमी को थोड़ा दूर रखो, छींक आए तो मुंह पे रुमाल रख लो, इस तरह की बातें थी। एक मुद्दे की बात और, अभी जो है वो ICMR इसको ड्राइव कर रहा है, इस पूरे उसको,
मतलब आप देख रहे होंगे ना कि कहाँ से किट आई, कैसे आई, कौन आया, नहीं होना चाहिए, कैसे इंप्लीमेंट होगा, कहाँ जाए। उनका कहना है कि ये ड्राइव होना चाहिए डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ से, क्योंकि आईसीएमआर जो रिसर्च करता है वो नॉलेज इनपुट सिर्फ देगा, लेकिन उसका क्रियान्वयन कैसे होगा, वो इंप्लीमेंट कैसे होगा, ये डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ही इसको कर पाएगा। तो वहां पे वो कह रहे हैं कि थोड़ा एडजस्टमेंट की जरूरत है, और मेरे ख्याल में ये बिल्कुल वैलिड राय है। कल फिर से हम लोग शाम को 5 बजे लाइव में मिलेंगे, और तब तक उम्मीद ये है कि परसों 3 तारीख को जैसा लॉकडाउन है उसमें बहुत सी रियायतें आ जाएंगी। जो अगला सोमवार को 3rd आई होगा वो शायद थोड़े रिलैक्स्ड उसमें होगा, ऑफिस से करेंगे अगर रिलैक्स हो जाता है। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करें और साथ में वो छोटी घंटी भी दबा दें, जिससे आपको जब भी कोई नया वीडियो, नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको उसकी सूचना मिल जाए। धन्यवाद।